हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, और अब उस मोल अवधारणा के ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। और आपको मैं लास्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप सेल्फ जो है ट्राई करें। चलिए कल की ही जो है चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम में जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। उम्मीद है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को किए होंगे। आज इनको आप साथ में देखिए कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको कल एक सिंपल तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी कि जब भी अपने को मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ ले, सबसे पहला काम क्या करना है, मोल ज्ञात करना है। और इसका मोल हो जाएगा 10 दिए गए पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और उसका अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का आप अणुभार जब निकालेंगे ना तो ये अणुभार आता है 100, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है वो होता है 16 इंटू 3 48। टोटल आएगा ये 100। ठीक है, टोटल इट इज इक्वल टू 100। तो ये आपको 100 मिलता है। ये 100 क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 0.1 मोल। क्लियर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 मोल। तो जैसे ही मोल ज्ञात होते हैं, अब आप इससे मोल से क्या निकाल सकते हैं, अणु। और अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी अपने को पता है। जो भी मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मोल्स दे रखे हैं उसको आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दीजिए इनटू Na। तो ये आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं की संख्या, इतने अणु होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप ये देखिए कि ऑक्सीजन के परमाणु कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितने हैं। तो अपन देखें अगर, तो एक अणु, ठीक है, एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के क्या हैं, 3 परमाणु हैं। एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो आपके पास कितने अणु हैं, 0.1 इंटू Na, है ना। आपके पास इतने सारे अणु हैं, एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो इतने सारे अणुओं में कितने होंगे, तो इनटू क्या करें, 3। कल मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी, सबसे पहले मोल निकाल लिया, उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते ही अणु आ गए, और अणुओं को उसमें उपस्थित जितने परमाणु आपको ज्ञात करने हैं, जैसे ऑक्सीजन के करने हैं तो 3 से, कार्बन के करने हैं तो 1 से, कैल्शियम के करने हैं तो 1 से गुणा कर दो, आपको उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें कुल परमाणु कितने हो गए, तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने होंगे, तो 3 इंटू 0.1 इंटू Na। ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ग्राम्स ऑफ H2O। मतलब जल के 3 ग्राम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 ग्राम जल है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल हो गया 3 ग्राम जो आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। पानी का अणुभार होता है 18, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का, तो ये आ गया अपने पास 1/6 मोल। ठीक है, मोल्स की संख्या आते ही क्या करेंगे अपन, इस मोल्स को एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गए 1/6 Na अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। अब आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो मैंने आपको कल एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप एक अणु में इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। एक अणु में इलेक्ट्रॉन का मतलब, ये जो पानी है H2O, इसके एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन जानते हैं भाई H2O है, तो H2O का मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ठीक है, अब जो अणु आपने ज्ञात किए हैं उसको इससे गुणा कर दीजिए, तो आपके अणुओं की संख्या हो गई Na/6 इंटू 10। तो अपने पास क्या आ जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या।
नीट लेवल पे ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, 1/6 इंटू 10 Na, और अपन कह सकते हैं 5/3 Na। क्लियर? देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले अणु निकाल लिए और अणु जो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं उसको एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 ग्राम सोडियम में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम जो है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोल्स ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं, कितने मोल्स हो गए सोडियम के, तो सोडियम के मोलों की संख्या हो गई, मोल बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन उसका परमाणु भार, क्योंकि सोडियम परमाणु के रूप में है तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 परमाणु भार है, तो ये अपने पास आ गया 2 मोल। क्लियर? अब इस 2 मोल में कितने परमाणु होंगे, तो अपने को पता है परमाणु कैसे निकालते हैं, इनटू आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2Na परमाणु, किसके, सोडियम के परमाणु। तो सोडियम के परमाणु तक पहुंच गए। अब आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप ये देखिए कि एक सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो अपने को पता है कि सोडियम ऐसे लिखते हैं अपन 11 और 23, और न्यूट्रॉन की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर दीजिए, यानी कि 23 माइनस 11, टोटल कितने आए 12। 12 क्या होंगे इसमें, न्यूट्रॉन होंगे, किसके अंदर, एक सोडियम के अंदर। तो अगर एक सोडियम में 12 न्यूट्रॉन है तो आपके पास कितने सोडियम है, 2Na, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कुल न्यूट्रॉन की संख्या, कुल न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 12 इंटू 2Na 24Na। क्लियर? तो इजीली है ना, बड़ा आसानी से अपन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने आपको कल दिया था, फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स इन दीज 4, इन चारों में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर भी यही कर देता हूं, इन चारों में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, 112 ml नाइट्रोजन गैस। मैंने आपको बताया था अगर किसी चीज का आपको क्या दे रखा हो, आयतन दे रखा हो लीटर में, तो मोल्स निकालना अपने को आता है, लेकिन मिलीलीटर में दे रखा है तो 112 यानी 112 मिलीलीटर अपॉन 22400 से डिवाइड कर दो। अगर आयतन लीटर में दे रखा है तो लीटर में दिया गया आयतन डिवाइड बाय 22.4, अभी मिलीलीटर में है तो 112 डिवाइड बाय 22,400 कैंसिल कर लीजिए, ये इसमें 2 बार कैंसिल आउट हो गया, कितना मोल आ गया भैया, 1/200 मोल। और आगे आप चाहे तो इसको इजी कर सकते हैं। दूसरा है 6.022 10⁻20 अणु ओजोन। क्लियर? तो सेकंड है अणु दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको अणु दिए हुए हों तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए अणुओं की संख्या डिवाइड बाय एवोगैड्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, तो 10⁻20 ये तो है आपके पास दिए गए अणुओं की संख्या, इसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो 6.022 10⁻23। जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 से 23 कट गया, नीचे रह गया 10⁻3 यानी कि 1000, या अपन लिख सकते हैं 0.001 मोल, 0.001 मोल। क्लियर? तो देखो ये 0.001 मोल आंसर आ गया। अगर अणुओं की संख्या दे रखी है तो अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर दो, और अगर वॉल्यूम दे रखा है आयतन तो अपॉन 22.4 लीटर में, अगर आयतन लीटर में है तो, और अगर आयतन ml में है तो 22,400 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर, इसी में पॉइंट नंबर 3 है, 16 मिलीग्राम मीथेन में मोल कितने होंगे। तो देखो मोल के लिए मैंने आपको बताया था कि दिए गए पदार्थ का भार ग्राम में ही लेना है, अगर वो मिलीग्राम या किलोग्राम है ना इसमें दिया हुआ हो तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 मिलीग्राम का मतलब हो गया 16 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये होता है मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये अब आ गया ग्राम में, डिवाइड बाय जो भी इसका अणुभार है, CH4 है ना, तो CH4 का अणुभार कितना हो गया, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 4, तो 12 और 4 16,
16 से डिवाइड कर लीजिए, 10⁻³ मोल। अब इसी में मैं आपको एक और सवाल बताता हूं। देखो क्वेश्चन किस पैटर्न से जो है कंपटीशन लेवल में पूछते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया कि 6.022 10⁻23 अणु ओजोन निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो इसमें जितने मोल आ रहे हैं उतने ही मोल इसमें भी आ रहे हैं, यानी 16 मिलीग्राम मीथेन के बराबर होंगे। एक ही बात है ना, दोनों में मोल्स अगर बराबर है तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितने अणु इसमें होंगे उतने ही अणु उसमें भी होंगे। तो वो भी एक पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4, 2 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो मोल बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा ग्राम में एंड डिवाइड बाय उसका अणुभार। अब हाइड्रोजन का अणुभार काफी स्टूडेंट यहाँ पे 1 रख देते हैं। अरे एक तो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन होती है H2। H2 का मतलब डिवाइड बाय 2, 2 हाइड्रोजन हुए ना, तो अणुभार हाइड्रोजन का 2 होता है, ध्यान रखना, 1 मोल। क्लियर। मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो भी स्टूडेंट के दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और वो क्या है कि कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है 2 ग्राम मोल हाइड्रोजन में मोल कितने होंगे, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अलग से बताता हूं। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ग्राम मोल, ठीक है, कभी ऐसा लिखा हो जाए ग्राम मोल, या कभी लिखा हुआ आ जाए ग्राम अणु, है ना, ग्राम अणु या ग्राम परमाणु, तो ध्यान रखना ग्राम अणु, ग्राम परमाणु या ग्राम मोल सब किसके नाम होते हैं, मोल के नाम होते हैं। अगर मैं यहां सवाल देता 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन, तो डेट मीन्स मैंने क्या दिया है, 2 मोल हाइड्रोजन। ये बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना इसको। 2 ग्राम हाइड्रोजन लिखा है तो अपन ने 2/2 करके मोल निकाला है। लेकिन अगर 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन लिख देता मैं, तो 2 ग्राम अणु हाइड्रोजन का मतलब यही होता है कि 2 मोल है। क्लियर। तो ये चीज एक थोड़ी ध्यान रखना कि मोल को और क्या बोलते हैं, ग्राम अणु भी बोलते हैं या ग्राम परमाणु भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने और लिख के रखे हैं आपके लिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कंपटीशन लेवल में पूछे हुए हैं, है ना। रीट लेवल पे, 3rd ग्रेड लेवल जो पहले हुआ करता था उनके एग्जाम्स के अंदर ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ देम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है। मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं, इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब होता है परमाणु, परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस जो हैं उससे रिलेटेड पहले आप परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। विच ऑफ देम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये दे रखे हैं इसके अणु, 6.022 10⁻21 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने को पता है भाई इतने सारे अणु हैं तो परमाणु कितने होंगे, तो पहले ऑप्शन के लिए तो बहुत इजी हो गया, 6.022 इंटू 10⁻21 अणु है, इंटू परमाणु कितने होंगे, तो 3 से गुणा कर लीजिए, इंटू 3। क्लियर। जो भी आएगा XYZ मैं इसको लिख देता हूं 3Na, Na की फॉर्म में लिख देते हैं इसको 3Na। नंबर 2, 22.4 लीटर CO2। तो पहले इस 22.4 लीटर को क्या करेंगे, अपन मोल में लेके आएंगे। और अपन जानते हैं मोल इक्वल्स टू क्या होता है, दिए गए पदार्थ का भार, दिए गए जो है गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 डिवाइड बाय 22.4 इट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं, Na, और कितने परमाणु हो जाएंगे, इंटू 3। तो ये भी कितना हो गया, 3Na। मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21, क्योंकि Na तो होता है 10⁻23, ये है 10⁻23। अब सही है ये। नंबर 3, तीसरा पॉइंट इसमें जो दे रखा है आपको वो है 0.44 ग्राम ऑफ CO2। तो 0.44 ग्राम ऑफ CO2 में पहले आप क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल कितना हो गया, 0.44 डिवाइड बाय CO2 का अणुभार 44 होता है, CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ठीक है, 32 और 12 44, तो ये आ गया 0.01 मोल। क्लियर। अब मोल से आप क्या करेंगे, अणु निकाल लीजिए। मोल से अणु कैसे निकालते हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो 0.01 Na। ये आपके पास क्या आ गए, अणु। वापस लिख देता हूं उसको, 0.01 Na अणु। इतने अणु हो गए अपने पास। अब
परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई विथ 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.03 Na। क्लियर। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, किसमें सबसे ज्यादा आपको काउंट करने परमाणु, ऑल ऑफ देम आर सेम, सब में समान, तो सब में समान तो है नहीं, तो चौथा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब सबसे ज्यादा परमाणु किसमें है, तो देखो इसमें कम है क्योंकि ये Na के बराबर नहीं है, ये 3 Na है, ये ज्यादा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3 है, जबकि 21 इंटू 3 है, और ये तो बहुत कम है 0.03 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें होगी, आंसर इज सेकंड, 22.4 लीटर ऑफ CO2 यानी 1 मोल CO2। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक और ट्राई किया है, इसका मैं आपको शॉर्टकट वे भी बताता हूं कैसे करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो अब आप एक बात मेरी ध्यान रखना, थोड़ी गांठ बांध के रखना उसको, ठीक है। अपन जानते हैं भाई मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार जो ग्राम में दिया हुआ हो, और अपॉन उसका परमाणु भार अगर वो परमाणु के रूप में है, या उसका अणुभार अगर वो अणु के रूप में है, ठीक है। अब सपोज दैट अगर ये ग्राम अमाउंट सेम है, जैसे यहाँ है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, सबका ग्राम बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ना कि मोल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक मास, परमाणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा, और जिसमें मोल ज्यादा होगा उसमें अपने आप ही परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा मोल उतने ज्यादा परमाणु। तो सिंपल है, परमाणु भार किसका कम है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली भी दे सकते हैं, किसका परमाणु भार सबसे कम है, तो गोल्ड जो है इसका परमाणु भार ज्यादा होता है, सोडियम का परमाणु भार भी ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का भी ज्यादा होता है। सबसे कम परमाणु भार किसका है, सबसे कम परमाणु भार है लिथियम का, इसलिए सही आंसर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन लिथियम। लिथियम में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये मैंने तब किया है जब सबके ग्राम मात्रा बराबर दे रखी है। अगर इनकी ग्राम में मात्रा बराबर नहीं दे रखी है तब फिर अपन सबके मोल निकाल के इसी तरीके से जैसे ये किया था ना, वैसे इन सबके मोल निकाल के अणुओं अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके परमाणुओं की संख्या निकाल के अपन बता सकते हैं कि किसमें परमाणु ज्यादा होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजी, बहुत इजी है ये भी, अपने को पता है भी मोल क्या होता है ना, मोल क्या होता है, तो मोल बराबर क्या होता है, वी नो दैट मोल इक्वल्स टू दिए गए पदार्थ का भार ग्राम में अपॉन उसका परमाणु भार या अणुभार। तो आपको ग्राम में कितना दिया हुआ है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, एंड डिवाइड बाय उसका परमाणु भार या उसका अणुभार या उस चीज का भार, सिंपल बात है, उस चीज के एक कण का भार। अब यहाँ ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु है ना इलेक्ट्रॉन एक अणु है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने को पता है कितना होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम में, और -31 तो होता है किलोग्राम में, और -28 इन ग्राम्स, ग्राम में लेंगे ना, ये तो अणुभार, नीचे जो भार है वो ग्राम में लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर ग्राम में लिया है तो नीचे भी ग्राम में लेंगे। तो 1000 ग्राम अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। सर ये कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है, ध्यान रखना आप, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, -31 kg, लेकिन ग्राम में लेना है तो -28 ग्राम। ना सॉल्व कर लीजिए, -28 भी ऊपर आ गया और उसमें ये 3 जुड़ जाएंगे तो 28 प्लस 3 31 अपॉन 9.1, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1, 10 टू द पावर -28 यहाँ से ऊपर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस में ये 3 और जुड़ जाएंगे तो 10 टू द पावर -31 हो गया, है ना। तो 10 टू द पावर प्लस 31 अपॉन 9.1। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, और पिछली बार के रीट एग्जाम में भी इस पर जो है क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स परमाणु निकालने के बारे में। आगे पढ़ते हैं अपन, रस समीकरण मिति क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, और उस पर किस तरह का सवाल पूछा जाता है। चलिए, यह है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसी मोल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है।
तो मोल कॉन्सेप्ट का ही ये नेक्स्ट पार्ट है, रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का क्या मतलब है? रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। मेट्री ऑफ रिएक्शन। देखें, रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है? इसका एक सिंपल मतलब होता है कि कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो क्रियाकारक और उत्पाद की मात्राओं में जो संबंध होता है वो संबंध कहलाता है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति का मतलब होता है इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, क्रियाकारक और उत्पाद की मात्राओं का संबंध या मोलों का संबंध कहलाता है रस समीकरण मिति। द रिलेशन ऑफ अमाउंट और मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति कहलाती है। और जो उत्पाद और क्रियाकारक के, उत्पाद तथा क्रियाकारक के गुणांकों को, गुणांक यानी कोफिशिएंट्स, गुणांकों को क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या हुई? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की मात्राओं में या मोलों में संबंध बताना रस समीकरण मिति कहलाता है। और जो क्रियाकारक और उत्पाद हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनके आगे जो मोल्स लिखे हैं यानी वो किस रेशियो में, किस अनुपात में अभिक्रिया कर रहे हैं, वो उसका रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई एक केमिकल रिएक्शन, उसको केमिकल रिएक्शन लेके अपन स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई आपकी, दैट A + 2B गोज टू प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट में आप चाहे तो A भी लिख सकते हैं, A + 2B गोज टू प्रोडक्ट। अब आपको बोल दिया कि ये जो समीकरण है ये क्या है, प्रोडक्ट आगे पूरा लिखा जाएगा। अब पहली बात, इस अभिक्रिया की रस समीकरण मिति आप नहीं बता सकते, बिकॉज आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं आई है। तो सबसे पहली चीज रस समीकरण मिति में क्या है, आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? वेल बैलेंस्ड, संतुलित होनी चाहिए। जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप इसकी रस समीकरण मिति लिख सकते हैं। कैसे? इस रस समीकरण मिति से क्या पता चल रहा है? नाइट्रोजन के आगे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल नाइट्रोजन का है। और कितने मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और कितने मोल अमोनिया बन रही है? 2 मोल अमोनिया बन रही है। ये इसकी रस समीकरण मिति। मतलब जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उनका अनुपात जो है वो 1:3 होगा। अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स होंगे तो फिर हाइड्रोजन के 6 मोल उसके साथ में अभिक्रिया करेंगे तो अमोनिया के 4 मोल बनेंगे। मतलब इनका जो रेशियो है वो 1:3 होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। तो रस समीकरण मिति में अपन यूं कह सकते हैं, 1 मोल की जगह अगर मैं इसको 2 मोल्स करूं तो 2 मोल रिएक्ट विथ 6 मोल एंड गिव्स 4 मोल्स ऑफ NH3, 4 मोल अमोनिया बनाएंगे। अब ये जो रस समीकरण मिति मैंने दी है ये किसकी टर्म्स में दी है? मोल्स की टर्म में। मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करके बताता हूं। अगर इसको मोल्स की टर्म में ना लिखना हो तो आप इसको और किस टर्म में लिख सकते हैं? तो आप इसको अणुओं के रूप में भी लिख सकते हैं, या ग्रामों के रूप में भी लिख सकते हैं, या आयतन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 3 मोल का कितना हो गया? तो 3 × 22.4 लीटर। तो कितना बनेगा? 2 × 22.4 लीटर अमोनिया बनेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यूं देखा जाए तो अपन यूं भी बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ सर कि नाइट्रोजन का 1 लीटर
हाइड्रोजन के 3 लीटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 लीटर क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। ये है रस समीकरण मिति किसकी टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म में, आयतन के रूप में, कि नाइट्रोजन का एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 आयतन क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। ठीक है, अब रस समीकरण मिति को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में। जैसे एक मोल का मतलब क्या हो गया, Na अणु अवगाद्रो संख्या के बराबर। 3 मोल्स का मतलब हो गया कि इसके 3 Na अणुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कितने अमोनिया के अणु बनेंगे, 2 Na अणु बनेंगे। या आप यूं कह सकते हो कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु अमोनिया के बनते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया रस समीकरण मिति इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के रूप में। ध्यान रखना इसको ग्रामों में ऐसा नहीं लिख सकते, है ना, जो है गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसको ग्राम में ऐसा लिख दिया कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 ग्राम अमोनिया बनाती है तो इट इज रॉन्ग, ये गलत है। रस समीकरण मिति को आप आयतन के रूप में लिख सकते हो, मोल्स की अगर आपको ग्राम में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, 1 मोल नाइट्रोजन, तो अपन जानते हैं 1 मोल का भार कितना होगा, जितना उसका अणुभार है ना। किसी, याद रखना, गांठ बांध लो, 1 मोल किसी भी पदार्थ के 1 मोल का भार कितना होता है, जितना उसका अणुभार होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो 14 और 14 28, यानी कि 1 मोल कितना हुआ, 28 ग्राम नाइट्रोजन अभिक्रिया करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। 3 मोल हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब हो गया, एक हाइड्रोजन के अणु का जो है अणुभार होता है 2, तो 3 मोल का मतलब हो गया 6 ग्राम। और प्रोडक्ट बनेगा 2NH3, अमोनिया देखो 14 और 3 17, तो 1 मोल अमोनिया होता है 17, तो 2 मोल कितना होगा, 34 ग्राम। यह है रस समीकरण मिति किसमें, भारों के रूप में या ग्रामों के रूप में। लेकिन आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि भाई 1 मोल 3 मोल 2 मोल, और आपने ऐसे लिख दिया कि 1 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका 2 ग्राम बनेगा, तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, तो रस समीकरण मिति को अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो मोलों के रूप में, या अणुओं के रूप में, या आयतन के रूप में। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर सर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ रस समीकरण मिति से रिलेटेड, 9th क्लास का टॉपिक है ये। क्वेश्चन है कि मेथेन दे दिया आपको, 4 ग्राम CH4 मेथेन के पूर्ण दहन पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, हाउ मच CO2 प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन। 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन, 4 ग्राम मीथेन के दहन पर कितने ग्राम जो है CO2 बनेगी। तो सबसे पहला काम आपको, जब भी रस समीकरण मिति का इस तरह का कोई भी सवाल मिल जाए, दहन का वगैरह, कितना ये है तो कितना ये बनेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। और संतुलित समीकरण अपन जानते हैं, CH4 दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जला देना, और जलाने पर क्या बनता है, CO2 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। फिक्स्ड है ये, तो किसी भी चीज को जलाएंगे तो क्या बनता है, CO2 और H2O। दहन का मतलब होता है कंबशन यानी जलाना। अब बैलेंस कैसे करना है, ध्यान से सुनना। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन को संतुलित करेंगे। कार्बन कितने हैं, 1, यहां पर भी कितना है, 1, बैलेंस है, कोई गुणा भाग नहीं करना। दूसरा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसी क्रम में करना है। सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को करते हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो अपन ने इसको 2 से गुणा कर दिया, ये हो गए 2 × 2 4 हाइड्रोजन। दूसरा काम क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। जब कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब यहाँ ऑक्सीजन गिनो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 ये CO2 वाले, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हो गया बैलेंस। 2 × 2 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब इसकी रस समीकरण मिति लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा क्योंकि आगे 1 है, और 2 मोल जल बनेगा क्योंकि आगे रस समीकरण मिति गुणांक 2 है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन 75% पूरा हो गया।
अब इसके बाद में तो मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है मेरे से, वही मोल कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि इसका एक मोल अगर लिया जाए, अब इन दो को मैं ले रहा हूं, देखो CH4 और CO2 जो पूछा है क्वेश्चन में, उन दो को उठा लो, है ना। इसका एक मोल अगर लिया जाता है तो इसका कितना मोल बनता है, एक मोल बनता है। जो क्वेश्चन में पूछा है उन दो को उठा के बाहर रख दो, उनके रस समीकरण मिति गुणांक समेत, ठीक है। इसका रस समीकरण मिति गुणांक एक ही है, इसका भी एक है। अब उसके बाद इसका एक मोल हो तो इसका अब अपने पास कितना है, 4 ग्राम, है ना, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को मोल में तो बदल सकते हैं ना अपन, 4/16 मोल आता है अपने को निकालना, दिए गए पदार्थ का भार बटा अणुभार, ये आ गया 1/4 मोल। क्लियर, यानी आपके पास एक मोल नहीं है, आपके पास तो 1/4 मोल ही है। तो अगर इसका एक मोल हो तो एक मोल बनेगा, तो 1/4 मोल होगा तो कितना बनेगा, 1/4 मोल ही बनेगा, बराबर ही बनता है। 1 मोल, यही रस समीकरण मिति होती है जो आपको क्रियाकारक उत्पाद के बीच में संबंध बताती है। किसका संबंध, मात्राओं का संबंध बताती है, अमाउंट्स का संबंध बताती है। तो 1/4 मोल होगा तो ये भी 1/4 मोल बनेगा। अब इसके 1/4 को आप ग्राम में बदल दो। कैसे बदलते हैं, ग्राम में आपको आता है, किसी भी पदार्थ के मोल से ग्राम कैसे बनाते हैं, उसके अणुभार से गुणा कर लो। जैसे इसके मोल 1/4 है तो उसके अणुभार से गुणा कर लो, ये ग्राम में आ जाएगा। अणुभार कितना है CO2 का 44, कार्बन का 12, 16 × 2, 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 32 और 12 44 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 11 ग्राम 11 ग्राम्स। मैं इसी क्वेश्चन में आपको H2O निकालना भी सिखाता हूं। देखो कितना ग्राम जल बनेगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा, लेकिन आंसर में आपको बताता हूं कितना ग्राम जल बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। अब की बार आपको है CH4 से H2O बताना है। बाकी मोल कंसेप्ट आप जानते हैं। अब आप चाहें तो इसमें अणु भी बता सकते हैं। 1/4 मोल तो कितने CO2 के अणु बनेंगे, इंटू अवोगाद्रो संख्या कर लीजिए, अणु में आ जाएगा। कितना आयतन बनेगा, इंटू 22.4 कर लीजिए, 1/4 मोल है ना, तो इंटू 22.4 कर लो तो आयतन आ जाएगा 1/2 इंटू 22.4 5.6 लीटर। आयतन में भी निकाल सकते हैं। अब ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, CH4 गिव्स 2H2O। आपको H2O का अमाउंट निकालना है। वापस रस समीकरण में लिखते हैं, 1 मोल अगर CH4 हो तो 2 मोल क्या बनेगा, जल बनेगा। अब 1 मोल नहीं है आपके पास, कितना है ये 1/4 मोल ही है, तो जल कितना बनेगा 2 × 1/4 मोल बनेगा, है ना। ये अगर 1 मोल है तो डबल बन रहा है, तो 1/4 है तो ये डबल बनेगा। डबल 1/4 का कितना हो गया 1/2 मोल। क्लियर, 1/2 मोल आ गया पानी। अब 1/2 मोल है, इसको ग्राम में बदलना है, तो अपन जानते हैं 1/2 इंटू पानी का अणुभार कितना होता है 18। पानी का अणुभार कितना लेते हैं अपन 18, तो ये आ गया अपने पास 9 ग्राम। पानी का अणुभार, किसी भी चीज का ग्राम मोल दिया हुआ है, ग्राम बनाना है तो इंटू अणुभार कर दीजिए, आपको ग्राम में मात्रा मिल जाएगी। अब आप चाहे तो इसी को आयतन में भी बदल सकते थे कि 1/2 मोल है तो बताइए जल का आयतन कितना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसी से आपको आयतन पूछ लिया कि भाई पानी का आयतन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी मोल दे रखे हैं इंटू 22.4 कर लो, तो आयतन आ जाएगा 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर जल बनेगा। क्लियर, तो ये रस समीकरण मिति होती है जो क्रियाकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच में एक संबंध बताती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस तरह का जो है 9th क्लास की बुक में दे रखे हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो है इसके आगे पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना क्या होती है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप एक बार जो है सेल्फ ट्राई करना। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद में इसको खुद सेल्फ सॉल्व करना, और फिर उसके बाद में जो है वो आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट में सेंड कीजिए। कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैं आपको सीधा पन्ना बता देता हूँ, ये रहे, है ना। ये 7 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए वीडियो लेक्चर को देखते हुए इनको सॉल्व करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर सेंड करना। थैंक यू वेरी मच।